देवियों और सज्जनों, आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं या उनका परिचय कराते हैं जिसका नाम ही उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। जी हाँ, श्रीमान तजिंदर बग्गा। नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे साथ यानी पायल बिहाना के साथ तजिंदर बग्गा का। नमस्कार तजिंदर। बहुत लोगों ने मुझे बहुत टाइम से बोल रखा था कि तजिंदर का इंटरव्यू लो, तो आपने टाइम निकाला, मेरे लिए समय निकाला। आप बीच में वेस्ट बंगाल में काफ़ी बिजी थे, सो थैंक यू वेरी मच। तजिंदर, आपने पॉलिटिक्स में अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और आप के अंदर से बचपन से क्या सेवा का भाव था या नेतागिरी का भाव था, क्या था, कैसे हुआ आपका ये सब? जब मैं 4 साल का था तो पिताजी के साथ मैंने आरएसएस की संघ की शाखा में जाना चालू किया। तो संघ की शाखा से जो देशभक्ति का, राष्ट्र के लिए जो सीख मिली, तो एक था कि ऐसी कुछ करना है जो देश के लिए हम कुछ कर सके। जी। और अब जितनी भी पार्टियां थी उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही थी जो राष्ट्र की बात करती थी, जो धर्म की बात करती थी, जो धारा 370 को हटाने की बात करती थी, जो कश्मीर को लेने की बात करती थी, जो राम मंदिर बनाने की बात करती थी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती थी, जो सबके लिए समान अधिकार की बात करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यूट्रल होके देखेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त होगा, जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, जो विदेशी शक्तियां जिस प्रकार से देश के अंदर, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे वो अर्बन नक्सल के रूप में यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो कोई भी आज की डेट में व्यक्ति अगर न्यूट्रल होकर सोचेगा तो उसको लगेगा कि अगर हमने देश विरोधी शक्तियों को पराजित करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। तो जब मैं 16 साल का हुआ तो हमारे वन निगम के चुनाव चल रहे थे। जो हमारे प्रत्याशी थे सतपाल खरवाल जी, उनकी अभी कोविड में डेथ हो गई। तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा जी मैं चुनाव में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जो रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते हैं गली गली में जाके कि भारतीय जनता पार्टी का वोट दे, ये हमारे प्रत्याशी है, तुम ये काम करो। तो मैं उस पर 10-15 दिन उस पर लग गया। और उसके बाद दिल्ली के अंदर चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली के अंदर सीलिंग चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक अभियान चालू किया था। उस समय किसी दायित्व पे नहीं था, किसी पद पे नहीं था, बट वैसे ही एक शौक था कि भाजपा के साथ काम करना है। तो उस समय दिल्ली के अंदर सीलिंग चल रही थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन चला रही थी। तो मुझसे पूछा गया कि ऐसा है कि हम एक एक ग्रुप में, जैसे एक जो जिला होता था 200, 300, 400, 500 लोग का एक जत्था अरेस्ट देता था 3 दिन के लिए, वो फिर रिलीज होता था तो दूसरा जत्था जाता था। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन चला रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चाहो तो साथ में चल सकते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं चलूंगा। आपके एक्सक्यूज में इंटरप्ट करने के लिए, पर आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं? नहीं, सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, तो बहुत क्रेडिट उनको भी जाता है। तो मैं जब वहाँ पे गया अंदर, तो मेरी उम्र उस समय 16 साल से 1-2 महीने कम थी। तो उन्होंने, क्योंकि जब भी आप तिहाड़ जेल में आपको लेके जाते हैं तो आपकी एंट्री होती है कि आपकी एज कितनी है, कोई हेल्थ चेकअप होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें लिखा जाता है कि कितने कौन से साल का बर्थ है। तो अब 200-250 लोग थे, तो मैं वहाँ पे गया, सबकी बारी बारी मेडिकल चेकअप हो रहा था। तो मुझसे उम्र पूछी, तो मेरी 16 साल से 2 महीने कम थी। कह रहे हम तो आपको तिहाड़ जेल में रख नहीं सकते, आपको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाएगा, जुवेनाइल जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि 16 साल से उम्र अलाउड ही नहीं है। तो वहाँ पे मैंने जाके किसी को कहा कि ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा कि मतलब और उन्होंने भी कहा कि सारे जो मेरे साथ थे कि हम 250 लोग एक साथ है, एक आदमी। तो मुझे जाके फिर मेरे साथ उस समय सुभाष आर्या जी थे, वो गए वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा इसकी 1 साल उम्र बढ़ा के लिख दो नहीं तो ये अकेला कहाँ रहेगा। तो फिर उन्होंने तिहाड़ जेल वालों ने मेरी 1 साल उम्र बढ़ा के लिखी। जिस समय तिहाड़ जेल, खाना कैसा था तिहाड़ जेल में? खाना तो ऐसे ही होता है जी, दाल रोटी पानी पानी टाइप? हाँ। कि मैं भी बीजेपी के कार्यकर्ता है तो थोड़ा अच्छा नहीं खाना नहीं, खाना सबके लिए एक ही बनता है, कोई स्पेशल खाना नहीं बनता। कैदी ही वहाँ सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि साफ सफाई ये कैदी करेंगे, गार्डनिंग का काम ये कैदी करेंगे, मतलब उनमें काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रोटी बनाने का काम ये करेंगे, दाल बनाने का काम ये करेंगे, तो सारा काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब आप जेल से बाहर आए फिर क्या हुआ? फिर मेरे जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे तो
फिर आपकी जर्नी शुरू हो गई पॉलिटिक्स तो में। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे जो बीजेपी यूथ था उसका जो सबसे छोटा लेवल होता है ब्लॉक लेवल, उसमें मुझे मंडल में मंत्री बनाया गया। सबसे जो छोटी पोस्ट होती है मतलब मंत्री, फिर उपाध्यक्ष, स्टार्ट फिर की, जनरल हाँ। सेक्रेटरी, फिर अध्यक्ष। तो मुझे जो मंडल होता है बीजेपी यूथ उसमें मंत्री बनाया गया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट बीजेपी की टीम में गया। उसके बाद मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था बीजेपी यूथ का 23 साल की उम्र में। पर आपको कहीं पे भी कोई पुल नहीं लगानी पड़ी या कुछ नहीं, आपने अपने काम से ही बीजेपी में जगह बनाई? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ अगर आप काम करते रहोगे तो अब जैसे मेरा ये भी नेशनल सेक्रेटरी का अनाउंस हुआ, तो मैं मुक्तेश्वर के अंदर था और मैं वहाँ पे एक कुछ कैंपिंग साइट बना रहा था। तो मतलब वहाँ पे मैं 3-4 दिन के लिए वहाँ पे था। तो मैं सुबह 4 बजे वापस आया हूँ और मैं आके सो रहा था। मतलब 4 बजे उस दिन मैं वापस लौटा था और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कुछ है। मतलब मैं किसी से मिला भी नहीं था। तेजस्वी जी से मैं 2 साल पहले मिला था, मतलब अध्यक्ष बनने के बाद मैंने उनको बधाई दी थी, बट मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। तो मतलब जब आपने वो ही नहीं किया जी। तो कोई ऐसा था ही नहीं। तो जब मेरे यहाँ पे 4 बजे मुझे कॉल आया, एक आशीषू जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मतलब सबसे पहले फ़ोन, मैं सो रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? तो कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया युवा मोर्चा का। तो मैंने कहा भाई सब मजाक मत करो। तो मुझे कहते नहीं नहीं आप लिस्ट देखो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मजाक कर रहे हो आप। तो कह रहे नहीं नहीं सच बात है। मैंने कहा जब मैं किसी से मिला ही नहीं तो कैसे हो सकता है? तो मुझे जब मेरे अध्यक्ष मिले तो मैं भी मतलब क्योंकि हैरान था तेजस्वी जी से मिला तो कह रहे नहीं, मैं शुरू से ही था कि तुम मेरी टीम में जरूर होने चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा, सब देखा। और हम मतलब 7-8 साल से मेरा उनसे मित्रता है, संपर्क है, हमने साथ काम किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम मेरी टीम में जरूर रहो। तो आपने कोई क्रांतिकारी संस्था बनाई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 14 तक, तो उस समय ऐसा था कि 2009-10 में एक ऐसा समय आया कि सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर वाला, दिल्ली में जो गिलानी था जिसने संसद हमले में इन्वॉल्व था, एस गिलानी, SAR गिलानी, उसके अलावा अरुंधति राय, मीर वैज उमर फारूक, यासीन मलिक जैसे लोग दिल्ली में आते थे। पहले वो कश्मीर में सीमित थे, लेकिन 2010 के बाद एक ऐसा समय आया कि वो दिल्ली में आते थे और यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते थे, यहाँ पे आके देश के खिलाफ बोलते थे। तो हमें लगा कि ऐसा मतलब गलत है। तो कई बार संगठन में रहने के कारण बंदिशें आ जाती है, परमिशन लेनी पड़ती है, और जब आपके सामने कोई देश के खिलाफ बोल रहा हो तो उस समय होता है कि पहले तो इनको जवाब देना है, परमिशन बाद में जाएगी। तो मैंने एक बार एक प्रोटेस्ट था, अरुंधति राय ने कुछ दिन पहले एक LTG ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ था जिसमें युवा मोर्चा के साथ हमने प्रोटेस्ट किया था, सैयद अली शाह गिलानी आया था। उसमें अरुंधति राय ने ये कहा कि भूखा नंगा हिंदुस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। तो मैंने जब अगली बार अरुंधति राय यहाँ पे एक इंडियन हैबिटेट सेंटर में ब्रोकन रिपब्लिक एक बुक लॉन्च करने आ रही थी, तो मैंने अपने जो सीनियर्स थे मैंने उनको बोला कि 4 बजे आ रही है। मैंने 1 बजे ही उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि ना हमें ऊपर सीनियर्स को बताना पड़ेगा, जानकारी भी देना पड़ेगा, अगर परमिशन मिलती है तो देन वी कैन गो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है 1 बज गया है, परमिशन के चक्कर में तो मैं बढ़ूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। 1 घंटे में संस्था बनाई और हमने वहाँ पहुँच गए लीफलेट वीफलेट लेके। अब हम 4 लोग थे वहाँ पे और वहाँ 400 लोग कम्युनिस्ट सारे। अब हमें था कि 4 लोग हम आ तो गए, अब मार बड़ी पड़ेगी अगर हमने कुछ कर दिया। तो मैंने अपने एक दोस्त थे, मैंने उन दोस्त को बोला कि तुम बाहर जाओ और तुम जाकर बाहर पुलिस को बोलो कि ना कुछ यहाँ कांड होने वाला है, तो जल्दी आ जाओ, यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं। पुलिस आ गई, 25-50 पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा ठीक है आप सेफ है हम। तो फिर हम स्टेज पे चढ़ गए और हमने भारत माता की जय, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने चालू हुए। जैसे ही उसने अरुंधति राय ने कहा कि कश्मीर में सेना रेप करती है, सेना लोगों को मारती है, तो हमने नारे लगाने चालू कर दिए और उनका पूरा मंच को हमने तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद हमें अरेस्ट करके ले गए, रात भर थाने में रखा, 6-8 महीने 1 साल केस चला। तो उसके बाद वो समझ लो वो फिर हमने वो बना दी तो चलती रही। उसके बाद गिलानी, मीर वैज उमर फारूक जब भी दिल्ली आते, मतलब ऐसा हुआ कि हम उनको ऐसा जवाब देते कि वो वापस आते भी तैयार नहीं होते। तो एक बार संस्था का नाम क्या रखा? भगत सिंह क्रांति सेना। मतलब उस समय माहौल ऐसा था कि हमारा दर्शन ऐसी हो गई थी कि हमारे नाम से काम हो जाता था। मेरे को ध्यान है बेंगलोर में सैयद अली शाह गिलानी आ रहा था और हमने कमिश्नर को लेटर लिखा, कांग्रेस की सरकार थी, हमने कमिश्नर को लेटर लिखा कि भैया इसको रोको। तो हमें कोई रिप्लाई नहीं, और वैसे भी हमको इतने बड़े नेता या कुछ तो थे नहीं कि पुलिस कमिश्नर हमें रिप्लाई करेगा।
तो हमने क्या किया, मैंने अपने फेसबुक पे लिख दिया कि अगर पुलिस इस कार्यक्रम को होने देती है, क्योंकि एग्लोर में हम तो यहाँ से नहीं जा सकते ना, और हमारी उम्र भी 23 साल 24 साल के बच्चे थे हम। तो हमने कहा कि हमने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि अगर पुलिस इस कार्यक्रम को नहीं रोकती और होने देती है तो हमारे भगत सिंह क्रांति सेना के कार्यकर्ता वहां जाएंगे और इस प्रोग्राम में अंडे जूते चप्पलों से मारेंगे खिलाने को। तो मैंने सबको बोला कि अच्छा हमारे कार्यकर्ता है नहीं, लेकिन मैंने फेसबुक पे डाल दिया। अब कमिश्नर को लगा दिल्ली में तो कांड करते हैं, इनकी बेंगलोर में भी लोग होंगे, तो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि सिक्योरिटी रीजन से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं। जबकि हमें पता था कि अगर वो हो जाता तो हमारे लोग जाते भी या नहीं जाते, तो हमें कुछ पता नहीं था। आप हमेशा ही बड़े निडर निर्भीक रहे हैं जी। तो आपने, मेरे को याद है कि आप एक बारी दुर्गा माँ का विसर्जन रोका था कोलकाता में, तो आप उसके लिए भी पहुंच गए थे, तो वो क्या था? जब दुर्गा माँ का जो पूजा होती है वहाँ, तो मुझे लगता है बंगाल का सबसे बड़ा एक त्यौहार वो होता है, और उसके बाद मुहर्रम विसर्जन होता है, 3-4 दिन को विसर्जन के कार्यक्रम चलते हैं, और मुहर्रम एक दिन था। तो ममता जी ने पहले भी एक बार ऐसा रोका था, और उस समय लोग कोर्ट में गए थे, और कोर्ट ने कहा, ममता जी को फटकार लगाई, और उन्होंने कहा कि अगर मुहर्रम या ईद अगर 26 जनवरी के साथ आ जाए तो क्या आप 26 जनवरी के कार्यक्रम रोक दोगे? तो ये सरकार का कर्तव्य है कि हर धर्म के कार्यक्रम उनके जो भी निष्ठा है, जो भी उनके कल्चर है उस हिसाब से होने चाहिए। आप उसके रूट चेंज करिए, रूट अलग कीजिए, ताकि दोनों में किसी का कोई ऐसा क्लैश ना हो, कोई ऐसे गलत बात ना हो। लेकिन आप एक धर्म को सिर्फ खुश करने के लिए जो दूसरे धर्म जो हजारों साल लाखों साल पुराना कल्चर है उस पर रोक लगाए, तो ये गलत है। ठीक है, कोर्ट ने रोक हटा दी तो वो हो गया, लेकिन अगले साल फिर से ममता जी ने ये कर दिया। तो हमें लगा कि अब कोर्ट वोट तो जो करेगा करेगा, हम अपने हिसाब से उनको जवाब देना चाहिए कि जनता आपके खिलाफ खड़ी है। तो मैं यहाँ से गया, और उससे ये फैसला मतलब हुआ कि ना, बंगाल के बहुत से लोग जैसे बोलते नहीं थे, तो जब हमने कहा कि हम जाएंगे, तो बंगाल के बहुत से दुर्गा पूजा पंडाल वालों ने मुझसे वो लिया कि आप आ रहे हो तो हमारे पंडाल में आओ। तो मतलब एक होता है ना कि जब ये मैसेज जाता है किसी के साथ कि पूरा देश आपके साथ है। तो खैर मुझे तो एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया, और वहां पे एयरपोर्ट पे डिटेन करके 3-4 घंटे रखा गया, फिर नेक्स्ट फ्लाइट से ममता जी ने मुझे वापस भेज दिया। लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि पूरे देश में संदेश गया, और पूरा देश साथ में खड़ा हो गया, और वो जिस दिन दुर्गा पूजा विसर्जन पे बैन लगाया था उसी दिन बिना कोर्ट के फैसले के भी विसर्जन हुआ। उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। जी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, डरते नहीं हो किसी से। प्रशांत भूषण का क्या केस था? देखो मामला अभी कोर्ट में है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने, अगर आप अपनी माँ के साथ जा रहे हो बाजार में, और कोई व्यक्ति अपनी बहन के साथ जा रहे हो, अपनी माँ के साथ जा रहे हो, कोई गुंडा बदमाश उसको छेड़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट का पुलिस का इंतजार करोगे क्या? कोर्ट आएगा, पुलिस आएगी और उसको सजा देगा, आप उसको रख के मारोगे वहां पे? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने देश को तोड़ने की बात करता है, और अगर आप भारत को माँ कहते हो, तो आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है आज भी कोई युवा होगा जो देशभक्त होगा, अगर कोई उसके सामने देश तोड़ने की बात कहेगा, अगर ये कहेगा भारतीय सेना रेप करती है, अगर ये कहेगा आतंकवादी को रिहा करना चाहिए, अगर वो कहेगा कि पाकिस्तान बेगुनाह है, अगर वो कहेगा कि भारतीय सेना बेकसूरों को मारती है, अगर वो कहेगा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो वही करेगा जो हमने किया या नहीं किया वो कोर्ट तय करेगा। अब आप किसी से डरते नहीं हैं, पर आपकी एक और क्वालिटी है कि आप विनम्र हैं, और छोटों से बड़ों से सबके साथ आदर सत्कार से बात करते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे वो ऐसा काडर ट्रेन करती है कि वो उनमें ये सारी अच्छी ये क्वालिटीज हों। तो आप एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हैं कि यूथ में जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो डालें? विनम्रता भी तो डालना बहुत जरूरी है ना। मुझे लगता है देश का युवा विनम्र है, लेकिन विनम्र के साथ साथ कठोर भी होना चाहिए देशद्रोहियों के खिलाफ, और अपने लोगों के साथ विनम्र होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप संघ परिवार में आते हैं, क्योंकि जब एक छोटे होते से आपको शिक्षा मिलती है, तो आपको अपने आप ही वो कल्चर, वो चीज़ें मिलनी चालू होती है, क्योंकि वहाँ जो सिखाया जाता है लोगों के साथ कैसे बात करनी है, और एक आपका जो घर का परिवार का माहौल होता है, उससे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे एक हैं, उन्होंने मेरे को उनका नाम बताती हूँ मैं आपको, उन्होंने अभी मेरे को मैसेज भेजा है, तुषार मोहता हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता में। वो कह रहे हैं कि हमने इतनी चाय पे चर्चा करी है बलवंत सिंह ढाबे पे, और कैंपेनिंग करी है एग्रेसिवली बग्गा जी के साथ, तो अच्छे रिजल्ट तो आए हैं कि 3 से 77 पे पहुंच गए, और
कितने मतलब करोड़ों में अब वोट्स आ गए हैं वेस्ट बंगाल से, पर आपको लगता है आपने जो इतना ग्राउंड पे काम किया है वेस्ट बंगाल में, कि वेस्ट बंगाल दोबारा बीजेपी का वहाँ ग्राउंड कुछ इम्पैक्ट होने का चांसेस नहीं, है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगली बार सरकार बनाए कि देखो ऐसा है, हमारी पार्टी की इंटरनल सीटें कितनी आ रही थी वो तो अब हम पब्लिकली तो उस पर चर्चा नहीं कर सकते, बट कोई भी पार्टी फॉर एग्जांपल हमें पता हो हमारी 80 ही आ रही है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या चुनाव के अंदर ये जाके बोलेंगे रैलियों में जी हमारी 80 सीटें आ रही हैं, तो कोई हमें जो 80 आ रही होंगी वो 5 भी नहीं आएंगे। तो हर पार्टी स्ट्रैटेजीज होती हैं, हर पार्टी जो होती है अपना जो बताती है कि हम सत्ता में आ रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे कि सत्ता में आ रहे हैं, अगर हम खुद ही जनता को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे तो जो आपको वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपको हर पार्टी ये कहती है, चाहे लोग वो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, जिनकी 0 सीटें हैं, वो भी ये कहते थे कि सत्ता में उनकी सरकार आ रही है। कांग्रेस भी यही कहती है। हाँ, कांग्रेस तो बंगाल में भी यही कह रही थी कि सरकार उनकी बनेगी। उन्होंने तो तो भारतीय CM जनता फेस पार्टी भी ने बना लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 377 सीटें हासिल की और 77 से अगली बार 200 सीटें भी आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, हमने जितना अनुमान लगाया था वो उस अनुमान के मुताबिक नहीं आई, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने जो सफलता पाई है 377 पे आई है, छोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला, और मैं आपको बताता हूँ आज भी बंगाल के अंदर ऐसी लोकेशंस हैं जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं है, जहां बूथ पे टेबल पे बैठने वाले कई कार्यकर्ता नहीं थे, वहां भी वोट मिले, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। और तो जब हम और टीम पे जो थे, लोग वहां पे मर रहे हैं बीजेपी को वोट देने से या रेप्स हो रहे हैं, उसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उन लोगों के पास गए। देखिए एक, क्योंकि कानून जो है, इन कानून के अलावा तो कुछ कर, अगर हम करते हैं कोई कदम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं जैसे जनता चाहती है, मैंने भी ट्वीट किया था गुस्से में आके कि जो नहीं भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा हो गया अगर, हाँ। तो मुझे कॉल भी आया कि अगर आज राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 2 दिन बाद कोर्ट उसको हटा देगा, तो तब भारतीय जनता पार्टी उसके बाद क्या करने लायक बचेगी? अगर आज हम राष्ट्रपति शासन लगा दे और कोर्ट 2 दिन बाद हटा दे तो हम तो बोलने लायक भी नहीं बचेंगे, विपक्ष सारा बोलेगा तुमने तो लगा के देख लिया ना। पर आपको नहीं लगता कि तो जो भी ये ह्यूमन राइट्स का पैनल बना, जो भी हमारे अध्यक्ष जाके पर्सनली उनसे मिले, ये तभी बना ना जब लीगली हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कोर्ट में, हम भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे लड़ रही है। पर उसे बंद तो नहीं हुआ कुछ तजंदर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता, जैसे वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जो समय ऐसा थे जिनके घर चल गए हो गए, उनका सबका, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा प्राथमिकता ये बनती है वो उनका रहने का और खाने का इंतजाम किया जाए। तो मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी और वहाँ के कुछ लोकल लोग थे उनसे बात की, उनका खाने का रहने का इंतजाम कराया टेम्परेरी। उसके बाद हम इंतजाम कर रहे हैं धीरे धीरे कि उनको वो सुरक्षित अपने घरों पे चले जाएं। कोर्ट के, क्योंकि वो कोर्ट के जरिए संभव है, पुलिस हमारे पास नहीं है, कानून हमारे पास हुआ नहीं है, तो वो कोर्ट के जरिए ही संभव है और कोर्ट में उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने देखेगा कि किस तरीके से जो कोर्ट ने पैनल बनाया है उसके जरिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे उन सभी लोगों को वापस वहाँ भेजा जाए। पर अभी कुछ मैं पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में डेट आई और कोई सेंटर की तरफ से कोई जवाब नहीं गया इस बारे में। नहीं, ममता बनर्जी तो देंगी नहीं, तो सेंटर भी नहीं देगा? नहीं, सेंटर बिल्कुल देगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, क्योंकि जो रिपोर्ट थी उसको अभी सबमिट नहीं किया है, वो जब सबमिट होता है उसकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उस आधार पे हम उस पर जवाब देंगे। क्या वो रिपोर्ट जब कहीं इलेक्शन होंगे तब इस्तेमाल? नहीं, तब नहीं इस्तेमाल होगी। डब्बे में तो नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो फिर वो कमीशन नहीं बनता, फिर हम कोर्ट में क्यों जाते, फिर हम कोर्ट भी 5 साल बाद जाते हैं। चलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान रही हूँ। कोरोना की सेकेंड वेव आई और ऑल लाइक आई सॉ ऑन सोशल मीडिया दैट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वो आपको इतना टैग कर रहे थे, तजिंदर बग्गा ऑक्सीजन दिलवा दो, तजिंदर बग्गा बेड दिलवा दो, तो रेमडेसिविर दिलवा दो, तो ब्लड दिलवा दो। मतलब कौन सा ऐसा शहर नहीं था जिसने आपको टैग नहीं किया? और आपने डिलीवर भी किया, आपके ट्वीट्स और आपके फ़ोन कॉल्स मैटर भी करे और लोगों की मदद भी बहुत हुई, डिलीवर किया आपने। अब आपने इतना कुछ किया तो आप नेशनल लेवल पे क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, अभी नेशनल लेवल पे ही है। अभी बीजेपी युवा मोर्चा ने, बीजेपी ने जैसे मुझे अभी नेशनल लेवल पे मौका दिया है, तो अभी क्योंकि अभी और आपके फेस को और आगे क्यों नहीं किया जा रहा, ज्यादा क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि आप बहुत मशहूर हो, यू आर वेरी पॉपुलर और यूथ आपको एडमायर करता है और यूथ आपके जैसे बनना चाहता है। हाँ, तो अभी संगठन ने नेशनल टीम में मुझे मौका दिया है और जो भी आगे जिम्मेदारी तय होगी उस हिसाब से
संगठन क्योंकि तय करता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, उस आधार पे जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा। जैसे बंगाल के चुनाव में मुझे पार्टी ने 3 महीने वहाँ रहने के लिए कहा, मैं वहाँ पे था। गुजरात में 2 महीने वहाँ पे था। तो जहाँ जहाँ संगठन को जरूरत होती है कि लगता है कि इस कार्यकर्ता का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, तो संगठन उसको भेजता है और हर कार्यकर्ता, मेरे अलावा मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता वहाँ पे जाके कार्य करते हैं और जो संगठन के लिए लाभकारी होता है उसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं यहाँ आने से पहले बहुत लोगों को मैंने मैसेज भेजा, और कि मैं यूथ को स्पेशली आई टुक आउट सम नेम्स एंड उसमें मैंने देखा कि किससे पूछूं। क्लब हाउस में भी जो मेरे को पता है, जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ या मुझे फॉलो करें, बातचीत करते हुए मैंने उनको कहा कि आप लोग मुझे बताओ, मैं तजिंदर बग्गा का इंटरव्यू ले रही हूँ, आप उनसे क्या पूछना चाहते हो और क्या उनको अपना मैसेज देना चाहते हो। तो उन्होंने, एक तो आपको वो तुषार मोहता ने मेरे को दिया, वो तो आपने वेस्ट बंगाल का बता दिया। एक और है जो उन्होंने मुझे बोला, मैंने 2-3 के ही फिर निकाल के लिए क्योंकि इतने क्वेश्चंस पूछने लग गए तो टाइम नहीं होता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि जो वो फीडबैक देता है, अब जैसे कई सपोर्टर्स हैं, मैं भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानती हूँ विदाउट एनी मेंबरशिप और एनीथिंग, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को ना कोई पोस्ट चाहिए, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है मेरा, पर मैं अपने आप को एक बीजेपी का कार्यकर्ता मानती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो मैं भी करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे मैं तो बहुत मामूली हूँ। मैंने तो इतना देखा है कि कई लोगों को ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना ठेका चाहिए, ना कुछ चाहिए, और वो बहुत काम कर रहे हैं, और वो जमीन पे जाते हैं तो लोग उनको बातें बताते हैं, जो वो बातें लेकर वो जब लीडर के पास जाते हैं, बीजेपी के बीच के लेवल का ही लीडर, कोई बहुत बड़े लीडर नहीं, तो ना वो कह देते हैं, अनसुनी सी कर देते हैं, और वो बोलते हैं अरे सब बकवास है, सब बकवास है, वोट मिल जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। तो उनको कहीं लग रहा है कि जब वो तारीफ करते हैं तो वो लीडर सुनने को तैयार होता है, पर जब अगर वो कुछ बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कांग्रेस का कल्चर तो नहीं आ रहा कि सिर्फ तारीफें सुननी और चमचागिरी करनी। देखिए, आपने देखा होगा मोदी जी जो मन की बात करते हैं, उस मन की बात में वो हमेशा चर्चा करते हैं कि मुझे एक शहर के छोटे से गांव कि ये व्यक्ति का संदेश आया, और उसको वो सारे देश को बताते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, पर वो बताते हैं जो वो तारीफ कर रहा था, नहीं, वो भी बताते हैं जो फीडबैक, ऐसी कंप्लेन बताते हैं कि ये कंप्लेन आई है मुझे, उस कंप्लेन को ठीक करने का कार्य करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो मोदी जी, नरेंद्र मोदी ऐप है, आप उस पे जरिया है, आप मोदी जी को भेज सकते हैं अपने कोई भी। हाँ, मोदी जी तो एक बहुत ही अलग टाइप के लीडर हैं और वो प्रधानमंत्री हैं। वो छोटी छोटी बातें ऊपर तक कहाँ पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं लोगों को। मेरे को लगता है कि कहीं बीच का एक लेवल आ रहा है, जैसे आईटी सेल भी हो गया बीजेपी का, कहीं ना वो रिलैक्स्ड है, और कभी यूट्यूब से कोई वीडियो ले लेते हैं किसी की, उसको डाल देते हैं, अपना कुछ वो नहीं कर रहे, और एक चीज को 2 दिन दिखाते हैं फिर खत्म कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं रिलैक्स एटीट्यूड है आईटी सेल का, और इस चीज को बहुत लोग बोलते हैं, तो इसको एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, ना कि ये कि हम आईटी सेल के अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए, अब मैं तो आईटी सेल में हूं नहीं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू करी, तो किसी माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंचे, या आप भी उनको ये बताएं कि लोग निश्चित रूप से ऐसा, देखो ऐसा है, अब मैं आपको अपना डीएम दिखाता हूँ, ये कम से कम नहीं तो 1 घंटे में नहीं भी नहीं तो 100, 150, 200 मैसेज है। अब ऐसा किसी को, अब सबको रिप्लाई करना तो संभव होता नहीं, रिप्लाई नहीं करिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो नहीं किया जाता। मैं खुद कई बार डीएम वाले मैसेजेस की बात नहीं करी मैं, जैसे कि ये लोग कभी आरडब्ल्यूए की उधर मीटिंग हो रही है, आप केंद्रीय कार्यालय जाइए, वहाँ हमारे जो आईटी सेल की टीम बैठती है, अमित जी खुद बैठते हैं, आप जाके मैं सुझाव दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सोचते हो कि ट्वीट कर दिया तो शायद, क्योंकि मेरे को भी ऐसा, मैं जैसे आपसे बात करूँ, आधे घंटे में कम से कम 300, 400, 500 ट्वीट मिस हो जाएगी, और कई बार ना आदमी 4 दिन बाद कहता है भाई साहब मैंने आपको ट्वीट किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। बहुत से लोग इस कारण नाराज हो जाते हैं। अब ये आप ये बात दूसरी कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप तारीफ ना करो, आप जाइए, अगर तारीफ ना करो तो आईटी से, जैसे आई एम एडमिटिंग इट, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी, यू नो इट,
बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई डोंट लाइक. सो अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलती हूँ या लिखती हूँ ट्विटर पर, लिख के समझा, बट मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि आई एम योर मैं वही तो कह सपोर्टर. रहा हूँ, आप ट्विटर पे चैट करने की बजाय आप एक बार खुद नहीं, जाइए, तो आप मेरी मिलिए. बात सुनिए. तो उसमें एक आईटी सेल के सडनली लोग पीपल स्टार्ट अटैकिंग. आप ये तो देखो कि सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, सब कर रहा है. अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो एक हक से बोल रहा है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो आईटी सेल के लोग अटैकिंग चालू कर देते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता है. ऐसा होता है कि आईटी सेल के आप किसको मेंबर मानते हो? क्या हर आदमी तो आईटी सेल का मेंबर नहीं है, सब आपके मेरे जैसे ही हैं. तो आईटी सेल में तो कोई ऐसा टीम है ही नहीं. आईटी सेल के कन्वीनर होता है, हर स्टेट का को कन्वीनर होता है, उसके अलावा तो कोई सदस्य होता ही नहीं. सब उसके अलावा सदस्य है या ना मानो तो सदस्य नहीं है. तो आप ये लगा लो कि अब कोई कॉमन मैन भी वो करता है तो लोगों को लगता है हाँ भैया मैंने ये किया था क्रिटिसाइज इसलिए हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि आईटी सेल की तरफ से किसी को वो डिक्टेट की जाती है, लेकिन लोग अपनी तरफ से ही आपस में लड़ाई या कुछ बट वो चालू कर ओवरऑल देते हैं. बीजेपी बट मेरा कहना ये है कि बीजेपी आप आईटी सेल इज वेरी रिलैक्स्ड एंड इनएफिशिएंट. ये मैं कह रहा हूँ आपके इस इंटरव्यू में कह रही हूँ. आप कुछ ना बोलिए, मैं तो एक वोटर हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ. अच्छा, दूसरी बात ये कहती हूँ, आप ये पोस्टर लगाते हैं कभी चाइना के ऊपर, कभी केजरीवाल के ऊपर. तो जब ये आदेश गोयल जी के घर के ऊपर अटैक हुआ, उसमें महिला, आदेश गुप्ता जी सॉरी, के घर पे अटैक हुआ, उसमें महिला भी थी, गाली गलौज भी चल रही थी, मारपीट चल रही थी, हाँ, पत्थर वगैरह फेंके जा रहे थे. इट वाज लाइक अ रायट सिचुएशन. दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया. आपको लगता है कि कल जिस तरीके से आप इतना बेबाक होके और इतना निडर होके आप कई एक्शन लेते हैं, कल आपके ऊपर अटैक हो, आपके घर पे अटैक हो, तो आपको ये भरोसा है कि दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के अंदर आती है, जो सेंटर के अंदर आती है, वो आपके साथ खड़ी रहेगी? ऐसा नहीं है. दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की और उन लोगों को, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों के खिलाफ अपना जैसे जैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि अब 1 2 4 5 लोग तो थे नहीं, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है. कोई भी इस तरह की अगर घटना होती है, अगर आपके घर में कोई पुलिस की छावनी तो है नहीं, तो आपके घर में एक पुलिस वाला 2 पुलिस वाला खड़ा होता है. अगर कोई अचानक आपके घर में 100 200 500 लोग लेके हमला कर दे, तो उस समय तो संभव है नहीं पुलिस के लिए बचाना, लेकिन पुलिस उसके बाद क्या एक्शन लेती है उनके खिलाफ या नहीं लेती है, ये उस पर निर्भर करता है. तजिंदर, आपको नहीं लगता कि जो ये हुआ था आदेश गुप्ता जी के, वो कहीं ना कहीं उसको आप राइट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं? पहली बार ऐसा नहीं हुआ. केजरीवाल की पार्टी गुंडा पार्टी के नाम से मशहूर है. पहले आपको ध्यान होगा कि एक जब 11 शोका रोड पे बीजेपी का ऑफिस होता था, तो उस समय एक हमला किया गया था बीजेपी के ऑफिस पे और पत्थरबाजी की गई थी. तो ये उस विचारधारा से आते हैं जो कश्मीर के अंदर चलती है. ये तो उन लोगों के साथ खड़े भी होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं. तो इनकी विचारधारा ये है कि अगर हमें क्रिटिसाइज करे, क्या कहा था आदेश गुप्ता जी ने? आदेश गुप्ता जी ने कहा था दिल्ली के लोगों को पानी दो, उसके ऊपर वो आंदोलन कर रहे थे. कोई उन्होंने उनके घर पे हमला किया था, कोई उन्होंने कहा था कि केजरीवाल का सर तोड़ दो, जो उन्होंने वहां आके हमला किया. उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ अकेली थी घर पे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं. आपने 500 लोगों की भीड़ लाके उनके गेट को तोड़ दिया, वहां पे गमले तोड़ दिए, वहां पे घर के ऊपर हमला किया, खिड़कियां तोड़ दी. तो मुझे लगता है कि ये एक तभी संभव है, नहीं तो 500 की भीड़ ऐसा कोई खुद से थोड़ी चल के आ जाती है. तो ये तभी संभव है जब आपका जो मुखिया आपको इशारा दे गुंडागर्दी करने का, तभी ये संभव है. अच्छा, जैसे आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, एएसजी सब आपके पास हैं. ऑक्सीजन सप्लाई का आपको पूरा ड्रामा पता है, उसमें कमी आई, घोटाले हुए, हाँ, कितनी चीजें, खान मार्केट का भी सारा पूरा सागा था, ये सब था. इसके बावजूद भी कोई एक्शन ही नहीं लिया गया. आप लोगों ने सिर्फ मीम्स बनाए और आके टीवी पे 10 बारी बोला. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को डांटा, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को झाड़ लगाई. इज दिस ऑल यू गोइंग टू? और अभी भी वो लोगों का परसेप्शन आप नहीं चेंज कर पाए. जो केजरीवाल के लोग पकड़े गए, उन पे एफआईआर हुई, वो कई महीने जेल में रहे, कोर्ट ने उनको जमानत महीने, अभी 2 महीने पहले तो कोरोना सेकेंड वेव थी, तो कई महीने कहाँ रहे? 2 महीने के आसपास वो जेल में रहा, जो कालड़ा. नहीं, पर आप मेरे को एक बात बताइए कि बीजेपी ने अभी तक ग्राउंड लेवल पे आके, जमीन पर आके लोगों को ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी केजरीवाल के कारण हुई है. क्योंकि अगर मैं ऑटो में जाती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, गार्ड से बात करती हूँ, ऊबर लेती हूँ, या मार्केट जा रही हूँ, तो मैं पान वाले से बात कर रही हूँ, तो सब्जी वाले से बात कर रही हूँ, तो जब मैं उनको ऑक्सीजन, वो बोलते हैं मोदी जी ने बहुत इस बार काम बिगाड़ दिया.
तो जब मैं उनको समझाती हूँ कि केजरीवाल के कारण ये हुआ, तो उनके पास ये बात नहीं पता है उन लोगों को। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो वो ऐसे करके रिस्पॉन्स तो देते हैं, पर दिल से मानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी रिलैक्स्ड है, दिल्ली बीजेपी रिलैक्स्ड है, क्योंकि यहाँ से ही पूरा माहौल बनता है देश के लिए। दिल्ली की बीजेपी को सब नोटिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, लीडर्स क्या कर रहे हैं, लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ संबित पात्रा जी टीवी पे आते हैं और गौरव भाटिया जी आते हैं और पेपर लेके आ जाते हैं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई केजरीवाल को। ऐसे नहीं चलेगा, आपको ज़मीन पे आके लोगों को बताना पड़ेगा। क्या पता कल मैं अपने बच्चों से इस बारे में बात करूं तो वो भी मुझे बोले कि सेंटर की गलती है, क्योंकि ये बात ज़मीन पे है ही नहीं। मैं भोपाल गई, चंडीगढ़ गई, मैं कलकत्ता गई, सब जगह गई, वहाँ पे बात ये है ही नहीं कि केजरीवाल के कारण ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से दिल्ली बीजेपी इस पे कर रही है, और मैं आपके जो सुझाव है जो आपने बताया है, मैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे ये सुझाव नहीं है, ये मेरा क्रिटिसिज्म है। हाँ, लेकिन क्रिटिसिज्म ही मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि उसको वो हम और अच्छे से कर सके, दिल्ली बीजेपी कर सके। ये आप प्लीज ये मैसेज, सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, सेंटर कर रही है, सारा क्रेडिट वो एक एडवर्टाइजमेंट देके और टीवी पे आके केजरीवाल जी सारे क्रेडिट ले जाते हैं। तो क्या दिल्ली का प्लान नहीं है वापस यहाँ पे कभी सत्ता में आने का? जिस तरीके का एटीट्यूड दिख रहा है, लग नहीं रहा मुझे कि सत्ता में आएगी बीजेपी, क्योंकि सारा क्रेडिट तो बीजेपी वो ले रही है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड ने कहा रोड बीजेपी बनाती है, एमसीडी बनाती है, वो बीजेपी के पास है। मुझे उसको पूरा प्रोसीजर समझाना पड़ा, गूगल से पिक्चर्स खींच के उसको भेजना पड़ा। क्यों ये आप लोग नहीं कर रहे? क्यों नहीं आप लोगों को, आप सिर्फ गड्ढे दिखा रहे हो? ये तो बताओ कि ये रोड बनाने का काम किसका है। मैंने उसको बोला फ्लाईओवर का अगर वो क्रेडिट ले रहा है तो दैट मीन्स फ्लाईओवर इज मेड। वो फिर भी बोल रही नहीं नहीं ये तो एमसीडी है, मेरे भी इधर बोल रहा था, मेरा ड्राइवर भी बोल रहा था, तो मेरे अंकल बोल रहे थे ये एमसीडी का काम नहीं था ये। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बीजेपी इस चीज को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही, जमीन पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तजिंदर देखिए, आदेश भी नए अध्यक्ष बने हैं, कुछ समय पहले उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है, तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी बंगाल में था, तो मैं चर्चा करूंगा उनसे कि इसको और कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। प्लीज लोगों को बताओ तो कि रोड भी एमसीडी के अंडर नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली के लोगों को यही बात नहीं पता है। अब राजनीति जैसे हम बात कर रहे थे कि जमीन पर ही होती है, और सीरियसनेस और इफेक्टिवनेस तभी आती है जब आपको कोई पोस्ट मिलती है। तो अब आपको तो पोस्ट मिल गई है, एंड मैं आशा करती हूँ कि अब आपको जल्दी से एमएलए, फिर अब आप एमपी, फिर एक दिन प्रधानमंत्री बने, तजिंदर बग्गा जैसे प्रधानमंत्री हुए एक दिन हमारे। एंड सब लोग, मैं आपको ये भी, लोगों का मैसेज भी आपको तो पता भी होगा, आपको दिखता ही आपके इतने फॉलोअर्स हैं, कि जिससे भी मैंने बात की दे वर सो हैप्पी दैट आई वाज गोइंग टू इंटरव्यू यू। और आपके बारे में सब बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं आप सबके फ़ोन उठाते हो, आप सबको मैसेज करते हो, जब भी टाइम मिलता है आप मैसेज का जवाब ज़रूर देते हो। सो प्लीज़ जब आपके पास पोजीशन आएगी तो बदलना नहीं, बिल्कुल ऐसे ही विनर से रहना। तो कैसा लगा आप सबको मेरी और तजिंदर की वार्तालाप? तो आशा करती हूँ आप सब लोग एंजॉय करेंगे। नमस्कार।